नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कुछ करंट अफेयर्स जो दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट के कुछ करंट अफेयर्स हैं, जिसमें आपके परीक्षा से उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स में जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, हाल में ही सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, किस राज्य में किया गया है, तो हम आगे जानेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे कि कहाँ पर किया गया और किसने किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो वह है हाल में ही नीति आयोग द्वारा कौन सा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया था। मतलब कितने नंबर का सूचकांक, यानी कि इससे पहले भी सूचकांक जारी हो चुके हैं, तो अभी कौन सा सूचकांक जारी किया गया है। तो सही उत्तर है इसका चौथा। कौन सा सूचकांक है? स्वास्थ्य सूचकांक। किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है, जो स्वास्थ्य परिणाम और स्थिति में वृद्धिशील प्रदर्शन प्रदान करता है। स्वास्थ्य परिणामों और स्थिति में वृद्धिशील प्रदर्शन प्रदान करता है। यह नीति आयोग, विश्व बैंक, यह आपको याद रखना है, नीति आयोग, विश्व बैंक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कौन कौन है? नीति आयोग, साथ में वर्ल्ड बैंक और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा यह जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का शीर्षक था स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत। यह आपको इम्पोर्टेंट नोट है, आपको याद करके रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वह क्या था। तो वह है स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में साल दर साल उनकी वृद्धि प्रदर्शन के साथ साथ समग्र स्थिति के आधार पर इन्हें रैंक दिया गया है। अगर हम बात करें कब से दिया जा रहा है, तो यह सूचकांक 2017 से दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने में और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए प्रेरित करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना 2020 के बाद कोरोना का ही समय रहा है और काफ़ी इसमें लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस से। तो उसके लिए फिर यह रिपोर्ट किस आधार पर हमारी मदद करेगी? इससे क्या होगा कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बनाने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए प्रेरित करेगा यह रिपोर्ट। इस रैंकिंग को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में बड़े राज्यों में हैं उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना। जो बड़े राज्यों के मामले हैं, बड़े राज्यों में हैं जो वह हैं जो जिनकी वृद्धि अधिक रही है। तो शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य कौन कौन से हैं? उसमें उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना। छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक वृद्धिशील प्रगति दर्ज की है। छोटे राज्यों में मिजोरम और मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो दिल्ली के बाद सबसे पहले है दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा वृद्धिशील प्रदर्शन दिखाया है। 2019-20 में समग्र सूचकांक स्कोर आधार पर शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य केरल और तमिलनाडु बड़े राज्यों में, और मिजोरम और त्रिपुरा छोटे राज्यों में, और दादर नागर हवेली और दमन दीव थे 2019-20 में। और अभी कौन कौन है आपने देख लिए हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ था। कब था? 2019-20 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस विभाग ने 5G सेवा को 2020 में लॉन्च करने का निर्णय लिया है 2022 में? तो वह दूरसंचार मंत्रालय। अगर हम 5G की बात करें, अगर हम बात करें किस किस शहर में सबसे पहले यह लॉन्च होगा, तो उन 13 शहरों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जहाँ अगले साल 5G सेवा शुरू होने की संभावना है। इसमें है गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर में ये 13 जो शहर हैं उनमें यह शामिल होगा। क्या शामिल होगा? 5G सेवा अगले साल से उसमें शुरू की जा सकती है। 5G की अगर हम बात करें तो 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G, 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G मतलब 5th जनरेशन का जो मोबाइल नेटवर्क है, कम्युनिकेशन का जो पीढ़ी है, तो वह 5th जनरेशन की है। इससे पहले 1G, 2G, 3G, 4G नेटवर्क रहे हैं और 4G अभी भी चल रहा है, साथ में और भी सारे नेटवर्क चल रहे हैं। 5G एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसमें मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों सहित लगभग सभी को सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। 5G वायरलेस तकनीक उच्च मल्टी GPS पीक डेटा स्पीड, अल्ट्रा लो लेटेंसी, अधिक विश्वसनीयता, विशाल नेटवर्क क्षमता, बढ़ी हुई उपलब्धता और अधिक उपयोगकर्ताओं को अधिक
समान उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए है। उच्च प्रदर्शन और बेहतर दक्षता नए उपयोगकर्ता अनुभवों को सशक्त बनाती है और नए उद्योगों को जोड़ती है। जो इसकी जो 5G की जो अगर हम बात करें तो इसकी जो तकनीक होगी वो काफ़ी ज़्यादा उच्च होगी और उसमें जो डेटा, जैसा अभी 4G का डेटा आपने देखा ही होगा, 4G पे जो स्पीड रहती है उससे काफ़ी अच्छी वो स्पीड रहेगी। साथ में इसके बाद 6G का भी कई देशों में 6G का भी बात चल रही है, 6G, और वो 6G भी आ सकता है आगे आने वाले समय में। आगे बढ़ते हैं। डॉक प्राइम टेक ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नोट है, आप याद करके रख लीजिएगा एग्जाम के लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश में एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित करने के लिए अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। जो डिजिटल मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया था? अगस्त 2020 में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एकीकृत हेल्थ लॉकर उपयोगकर्ताओं को बिना किसी शुल्क के एक डिजिटल और स्वसहमति वाला स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन प्रणाली प्रदान करेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड का भंडारण और प्रबंधन करेगा। तो जो डार्क प्राइम टेक है उसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर क्या है? लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है बिरल सुधीर भाई देसाई, बिरल देसाई, जिन्हें ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक, अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो यह एक पर्यावरण पुरस्कार है जिसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल सेंटर फॉर हेल्थ एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट द्वारा स्थापित किया गया था और इसे दिया जाता है। यह सालाना एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो वैश्विक पर्यावरण को बहाल करने और उसकी रक्षा करने के लिए काम कर रहा है। इसकी स्थापना 1996 में वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य परिणामों की समझ को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। किसकी स्थापना? जो यह है मेडिकल स्कूल सेंटर फॉर हेल्थ एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1996 में। और इस बार का जो ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड मिला है 2021, वो मिला है बिरल देसाई जी को। और कहाँ के रहने वाले हैं ये? गुजरात से रहने वाले हैं। तो यह आपको याद रखना है और इन्हें ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को उनके जो पशु हैं उनके साथ में प्रेम के आधार पर यह उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पशुओं के प्रति प्रेम के आधार पर। पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया ने बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। यह एक अमेरिकी पशु अधिकार संगठन है जो नॉर्फॉक वर्जीनिया में स्थित है और इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष इंग्रिड न्यूकिर्क, इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अभी इंग्रिड न्यूकिर्क। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। जो वह पेटा, तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अभी आलिया भट्ट को। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला पहला विकेट कीपर कौन बना है? महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले विकेट कीपर ये बन गए हैं और ये हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो यह उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। किस राज्य ने हाल में ही सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड। सुराई इको टूरिज्म जोन राज्य का एक पहला ऐसा इको टूरिज्म जोन होगा जहां पर्यटक जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे। और साथ में उत्तराखंड सरकार ने एक प्रेस बयान के अनुसार अब तक राज्य में केवल राष्ट्रीय उद्यानों और बायोस्फीयर रिजर्व में जंगल सफारी का अभ्यास किया जा रहा था, लेकिन अब जो इको टूरिज्म जोन है सुराई इको टूरिज्म जोन, वहाँ पर भी क्या होगा? सफारी का मजा पर्यटक ले सकेंगे। इसके अलावा काकरा मगरमच्छ ट्रेल देश का पहला मगरमच्छ ट्रेल जहाँ पर्यटक करीब से सुरक्षित रूप से मगरमच्छ प्रजाति मॉर्स को देख सकेंगे। कौन सी प्रजाति है? मॉर्स को। तो यह आपने याद रखना। और यह काकरा जो सुराई इको टूरिज्म और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल है तो यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और उसका उद्घाटन किया था किसने? जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया था। और कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। यह है खटीमा के पास में। आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी को लगातार तीसरी बार अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान मिला है? अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किसको प्रथम स्थान मिला है? तो उसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास, आईआईटीएम को मिला है।
यह तीसरी बार है जब मद्रास ने पहली रैंकिंग हासिल की है। बॉम्बे और दिल्ली को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। यह अगर इस पुरस्कार की हम बात करें तो यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसमें AICTE भी शामिल है। इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें तो भारत में सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक करने इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। किसका? जो अटल इनोवेशन रैंकिंग 2000 रैंकिंग है और 2021 में किसे मिला है? IIT मद्रास को लगातार तीसरी बार। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं हाल ही में? तो राइट आंसर इसका दुर्गा शंकर मिश्र उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो वो इसका राइट आंसर है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। आगे है E.O. विल्सन जिनका 94 साल की उम्र में निधन हुआ, किसके रूप में जाने जाते थे? तो वह जाने जाते थे बायोडाइवर्सिटी के पिता के रूप में। यह आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से जो इन्वायरमेंट है उससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो E.O. विल्सन आपको याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी के पिता के रूप में जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स के एक नई डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? ब्रिक्स के जो नई डेवलपमेंट बैंक है उसके एक नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो उसका राइट आंसर है मिस्र, यानी कि इजिप्ट को उसमें शामिल किया गया है। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो पहले यह ब्रिक जो स्थापना होती है इसकी 2006 में हुई है। देख लेते हैं। ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत और चीन देश के नेताओं ने जुलाई 2006 में G8 शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग रूस में मुलाकात की और इसके तुरंत बाद सितंबर 2006 में समूह को औपचारिक रूप दिया गया। जो पहला अगर हम ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो वह 16 जून 2009 को हुआ था, रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में आयोजित किया गया था। और सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण रूप से स्वीकार किए जाने के बाद ब्रिक्स समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स रख दिया गया, जिसमें है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका कर दिया गया। तदनुसार दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और 14 अप्रैल 2011 को शान्य चीन में यह तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ था। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, उसकी विशेषताओं की बात करें तो ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण समूह है, जिसमें विश्व की 41% आबादी, विश्व GDP का 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक की हिस्सेदारी है। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कब की थी? 2021 में, इस साल 13वें जो, और इस बार किस माध्यम से हुआ था? तो वर्चुअल माध्यम से हुआ था। वर्चुअल माध्यम से ही इस जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था और उसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा वह चीन में होगा और उसकी अध्यक्षता करेंगे वहाँ के राष्ट्रपति जी जिनपिंग। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? एक तो ब्रिक्स के नए डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया। दूसरा, ब्रिक्स की जो स्थापना होती है वह औपचारिक रूप से कब होती है? 2006 में। 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन होता है। कहाँ पर होता है? रूस में। और 2010 में इसका जो शिखर सम्मेलन होता है उसमें न्यूयॉर्क में जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि साउथ अफ्रीका को भी इसमें ब्रिक में शामिल कर दिया जाता है और उसका नाम हो जाता है फिर ब्रिक्स हो जाता है। उसके बाद 2011 में दक्षिण अफ्रीका भी तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लेता है और हाल ही में जो 2021 की जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो 14वां शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स का तो वह चीन में होगा और उसकी अध्यक्षता करेंगे जी जिनपिंग। तो दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स यहीं तक थी जो पिछले दिसंबर लास्ट से लेकर और जनवरी आज अभी तक की जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ इस तरह थी। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं अपने पास अपने नोटबुक में और यह एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।